तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसमें मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग जो आपको बेस जो क्रिएट किया था मैंने लास्ट क्लास में, इसमें मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है, टू डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है और थ्री डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है, और इनके मैग्नीट्यूड है ना जो है आपको टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना। अब इसी में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ही हम आगे बढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए है ना कि ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है ना, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब ये वेक्टर कैसा दिख रहा है आप लोगों को, वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। डायमेंशनल दिख रहा है ना। ये वेक्टर ए है ना, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो ये दिख रहा है आपको, है ना, ये वेक्टर ए दिख रहा है, दो एक्सिस के बीच में एक्स और वाई के, ठीक है। तो ये वेक्टर कैसा होगा, टू डायमेंशनल, है ना। टू डायमेंशन। इसका मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में भी आएगी और वाई एक्सिस में भी आएगी, है ना। वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी होगी, ठीक। जैसे मान लो वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ मान लो कि एंगल बना रहा है थीटा, मान लो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, सपोज करो। बेटा आप लोग थोड़ा जल्दी आया करो, है ना, क्लास में। जैसे कि ये जैसे वेक्टर ए है, सपोज करिए, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए बेटा वेक्टर ए का की वैल्यू एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई में भी होगी, क्यों, क्योंकि ये टू डायमेंशनल वेक्टर है और ये कौन से दो एक्सिस के बीच से पास हो रहा है, एक्स और वाई के। इसका मतलब इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, मींस इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी होगी। तो सपोज करो ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सपोज वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक। अच्छा, वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 12i प्लस 14j ऐसा लिख सकता हूँ, ये पॉसिबल है ना। ये वेक्टर ये वैल्यू पॉसिबल है। ये क्या है बेटा, 12 क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में, और 14 क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में। बोलो क्लियर है। यस सर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो बताना, ये वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती ना बेटा, तो इसको जनरल फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख सकता हूँ क्या, बोलो। ए एक्स मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में, है ना। इसको मैं एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, व्हाट इज ए एक्स, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में, एंड व्हाट इज ए वाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में। बोलो ऐसा लिख सकते हैं इसको। यस सर। है ना, एक जनरल वे में इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अब ये ए एक्स आई, ये पूरा ये ए एक्स आई, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर, ये पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना, ए एक्स, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में इसलिए आई कैप है। इस वेक्टर को, ये एक वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये क्या है, इस वेक्टर को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये पूरे वेक्टर को क्या बोलूंगा,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो ए एक्स आई को मैं वेक्टर ए एक्स लिख सकता हूँ क्या, एंड ए वाई जे को मैं वेक्टर ए वाई लिख सकता हूँ पूरा। भाई या तो ऐसा लिखूं या तो ऐसा लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। ये वेक्टर ए एक्स है और ये है वेक्टर ए वाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स है और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में। इसका ये अगर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है और डायरेक्शन का है वाई एक्सिस में। तो ये ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर है क्या, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर्स के, किसी भी वेक्टर की वैल्यू अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, किसी भी वेक्टर की वैल्यू अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, किसी भी वेक्टर की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू मतलब देखो किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी एक वेक्टर होता है बेटा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या, किसी भी वेक्टर की वैल्यू परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कहलाती है, उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी है, वेक्टर ए एक्स। वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का एक वेक्टर ही होगा। तो वेक्टर ए का की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी होगी, वेक्टर ए एक्स। तो वेक्टर ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। फिर वेक्टर ए की वैल्यू वाई एक्सिस में कितनी होगी, वेक्टर ए वाई। मतलब वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाई एक्सिस में कितना है, वेक्टर ए वाई। वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाई एक्सिस में कितना है, वेक्टर ए वाई। और वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जेड एक्सिस में कितना होगा, बता सकते हैं, वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जेड एक्सिस में कितना होगा, Vector is वेक्टर ए जेड नहीं ना बेटा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो फिर इसकी वैल्यू जेड एक्सिस में कहाँ होगी, 0 होगा कि नहीं, या बोलो नल वेक्टर। भाई अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 2 ही एक्सिस में होगी, तीसरे एक्सिस में होगी क्या इसकी वैल्यू, तीसरे एक्सिस में होगी नहीं होगी ना। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थर्ड एक्सिस में कितना होगा, 0। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थर्ड एक्सिस में कितना होगा, 0 होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, किसी भी वेक्टर की वैल्यू परपेंडिकुलर एक्सिस में, वाई और जेड एक्सिस, किसी भी वेक्टर की वैल्यू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, पूरे ये जो वैल्यू है ये पूरे वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस में, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी है वेक्टर फॉर्म में, वही इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी है, वेक्टर ए एक्स। इसकी वैल्यू वाई एक्सिस में कितनी है, वेक्टर ए वाई। तो वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी एक वेक्टर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। इससे हमको क्या समझ में आया बेटा, कि कोई भी वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है कि नहीं। देखो ए एक्स और ए वाई को जोड़ूंगा तो ए मिलेगा कि नहीं, बोलो। yes sir. वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई को जोड़ा तो मुझे मिला वेक्टर ए। व्हाट आर वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो अगर किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे तो वो वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, दोनों को जोड़ दूंगा तो वेक्टर ए मिल जाएगा। मतलब कोई भी वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। बोलो क्लियर है क्या, कोई भी Yes, sir. वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, अब ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड इसका मान लो ए एक्स है, डायरेक्शन किधर होगा, आई कैप।
क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में प्लस, अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है ए वाई, डायरेक्शन है वाई एक्सिस में, इसलिए जे कैप। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बोलो सही है, लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट करो, तो अपने हिसाब से हम लिखेंगे इसको, इसके लिए कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, पहले आप लोग इसको लिख लो इतना। हाँ, ये लिखेंगे कि वेक्टर ए एक्स क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वेक्टर ए वाई क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखो यहां तक। ठीक है, तो है ना, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में होगी। इसकी कंप्लीट वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या कहलाएगी? इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कंप्लीट वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म एक्स एक्सिस में क्या कहलाएगा? इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, इसका वेक्टर फॉर्म वाई एक्सिस में क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है। ये आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक। Yes. और Yes, sir. और कोई भी वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मिलके बनता है, मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, दोनों को जोड़ दो तो वेक्टर ए मिल जाएगा। ठीक है, चलो, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और उसको वैसा क्यों निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अपन सीखेंगे कि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। कायदे से इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बोलो चलो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी है उसका स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर Plus AY प्लस square. ए वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कैसे निकालेंगे, ये आया कैसे, यही हम देखेंगे। चलो बेटा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे, है ना? मैंने आपको ऐसा डायग्राम बनाया था, देखो, ये वेक्टर ए एक्स है और ये वेक्टर ए वाई है और ये है वेक्टर ए थीटा। बताओ कि रिजल्टेंट कौन दिख रहा है और ऐड कौन हो रहा है? कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? ट्रायंगल लॉ की पैरेललोग्राम लॉ? Parallelogram. Parallelogram. ये दिख रहा है कि नहीं? ये रिजल्टेंट दिख रहा है कि नहीं? और Yes, sir. ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये मिल रहा है। बोलो क्लियर है? Yes, Sir. Yes, sir. ठीक, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या बताना? ये ए एक्स हो गया और ये हो गया ए वाई और ये हो गया ए, लिख सकता हूँ ऐसा कि नहीं? बोलो, लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, कौन sir. सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? Triangle law. वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? इसको अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना? ए वाई को, किसी भी वेक्टर को पैरेलली अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया तो क्या बन गया? ये ट्रायंगल लॉ बन गया। क्लियर है? अब क्योंकि ये Yes, sir. एक्स एक्सिस में है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? 90 होगा। ये वाला एंगल ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल कितना होगा? 90 Yes, होगा कि sir. नहीं? बोलो, होगा? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक। अब अगर आपको मालूम है कि अगर मैं एरो में से हेड हटा देता हूं तो क्या बचती है? टेल। Magnitude. Yes, टेल sir. किसको रिप्रेजेंट करती है? टेल किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। Magnitude. Magnitude. चलो, Yes, तो sir. बना क्या फिर? बना क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर ax के मैग्नीट्यूड को। ये कितना है? ax है। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? ay के मैग्नीट्यूड को। वेक्टर ay का मैग्नीट्यूड ay है
और Yes, ये sir. लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, जो कि ए है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ जाएगा Yes, ए sir, लगा। स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सही है? ए स्क्वायर इक्वल्स Yes, टू sir. एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। व्हाट इज ए? बताओ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अब समझ में आया कि हम इसको ऐसा करके क्यों निकालते हैं? मैग्नीट्यूड समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भाई अगर वेक्टर ए ऐसा रहता ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो मैं वेक्टर ए एक्स को ऐसा नहीं लिख सकता ए एक्स आई, और ये वेक्टर ए वाई क्या है? ए वाई जे। तो ये एक्चुअल में ए एक्स आई क्या है? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और ए वाई जे क्या है? वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। और कोई भी वेक्टर अपने एक्स और वाई कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। तो ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए। मतलब इसको आप किस तरह से ले सकते हो? दैट ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं और ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट है। सो वेक्टर ए इज रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So, है ना? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए ये ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है। तो बना लिया मैंने उसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग डायग्राम। ए एक्स और ए वाई को जोड़ने से क्या मिला? ए, मतलब ए रिजल्टेंट है। तो ए एक्स और ए वाई दोनों का ऑर्डर सेम होगा, टेल हेड, और इसका ऑर्डर अपोजिट होगा। अब मैंने क्या किया? ए एक्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, ए वाई का डायरेक्शन वाई एक्सिस में, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब मैं क्या किया? एरो से हेड को हटा दिया, मतलब अब मैं जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। तो ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए एक्स को। ए एक्स क्या है? व्हाट इज ए एक्स? वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ये है, Yes, sir. है ना? इसको आप एक्स कंपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको वाई कंपोनेंट भी, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, या सिंपली इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये? सो व्हाट इज Yes, दिस? sir. वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ये क्या है? वेक्टर ए Yes, sir. के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ से हम sir. क्या लगाए? पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से ए निकल गया क्या? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये क्या है? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये वेक्टर ए कैसा है? 2 डायमेंशनल वेक्टर। मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा अभी याद कर लो कि किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। ऐसे निकालेंगे कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ये Yes, हमने sir. प्रूफ भी कर दिया, कि ऐसा कैसे आया। ये समझ में आया ऐसा कैसे आया? Yes, Yes, sir. sir. आ रहा है ना समझ में? ऐसा इसलिए आया बेटा क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमसे इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। हमको समझ में आ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको वेक्टर ए दिया है 8i प्लस 6j, तो 8i एक्चुअल में क्या है? वेक्टर ax है। 8i क्या है? वेक्टर ax। बोलो क्लियर है? Yes, sir. वेक्टर a Yes, का sir. x कंपोनेंट 8i है, या फिर ax से 8। ax क्या है? वेक्टर a के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 8 है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही वेक्टर ay क्या है? 6j है। व्हाट इज वेक्टर ay? वेक्टर a का y कंपोनेंट, और वेक्टर a के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ay, जो कि कितना है? 6। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अगर मुझे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। व्हाट इज 8? ax। व्हाट इज 6? ay।
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, अपना sir. क्या आ गया, ये अपना क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला। ये क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला, कि कोई भी वेक्टर अगर आपको ऐसा दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ऐसे निकालना। और वो कैसे, क्यों निकालते हैं, उसको हमने प्रूफ कर दिया। बोलो क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो नोट कर लो बेटा अपने हिसाब से यहाँ तक एग्जाम्पल को, है ना। अभी हम इसी एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो मिटा दो इसको अभी मैं। Yes, sir. चलो, इस कंडीशन का डायग्राम ये है, ये डायग्राम है कि नहीं इस कंडीशन के लिए, Yes, sir. जिसमें Yes, sir. जिसमें सिर्फ Yes, sir. जिसमें हम सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये इसी कंडीशन को फॉलो करने के वाला डायग्राम है ये क्लियर है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, साइन थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। Yes, sir. साइन थीटा Yes, sir. परपेंडिकुलर, ठीक। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस। ये क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. है ना, हमेशा ध्यान रखना। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हो, जो बच्चे में से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं वो जानते हैं कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर क्यों होता है। ये आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े हैं मेरे से ट्रिग्नोमेट्री, पढ़े कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री तो फिर पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी बस समझ लो कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला साइड बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा 90, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच का एंगल 90 ही होगा। हाइपोटेनियस 90 डिग्री में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 90 डिग्री में कौन इन्वॉल्व होगा? परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, थर्ड साइड क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए वाई हो गया और हाइपोटेनियस ए हो गया। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देयरफॉर ए वाई क्या हो गया? ए साइन थीटा हो गया। Yes, sir. ए वाई हो गया, ए वाई हो गया ए साइन थीटा। मतलब ए वाई की वैल्यू, ए वाई क्या है? वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू को मैं ए और थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया। व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है, ये जो कंप्लीट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ए। और थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। ये है कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, तो यहां से मैंने वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाता है? बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन Yes, थीटा sir. होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा? बोलो। ए एक्स है बेस, और है ना, बेस ए एक्स है और हाइपोटेनियस एच है, हाइपोटेनियस ए है। बोलो ये क्लियर है? cos theta Yes, is sir. Yes. base upon hypotenuse. Base Yes, is sir. ax, hypotenuse is a. तो यहां से मुझे ax कितना मिल जाएगा? देखो cos theta है ax by a, therefore ax क्या है? a cos theta होगा। ax क्या हो जाएगा? a cos theta। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. इसका मतलब कि मैं ay की जगह a sin थीटा लिख सकता हूँ और ax की जगह a cos थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वेक्टर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a ax की जगह a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j लिख सकता हूँ। बोलो Yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes, sir. वेक्टर a इज ax i प्लस a y j। इसकी जगह ax की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की? a cos थीटा। क्या लिख सकता हूँ? a cos थीटा i और क्या लिख सकता हूँ? a sin थीटा j। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. अब इसका यूज क्या है अभी हम देखेंगे, है ना। Sir. हाँ बेटा। Sir, इसको तो आप अंडर चलो देखो बेटा, इसका भी हम यूज देखेंगे। तो देखो वेक्टर ए अगर आपको, अगर ऐसा दिया हुआ है, क्लियर देखो, अगर आपको बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे,
थोड़ा सा अभी यहाँ पर, तो चलिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये वेक्टर ए है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाता है ए एक्स और ये हो जाता है ए वाई। कोई भी वेक्टर है ना, ए एक्स और ए वाई का वेक्टर सम है वेक्टर ए। या इसी डायग्राम को मैं कैसे बना सकता हूँ, इसी डायग्राम को मैं ऐसा बना सकता हूँ, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये मिलके क्या मिलता है, वेक्टर ए। बोलो क्लियर है। Yes. और वेक्टर ए Yes, sir. एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है। फिर इसको मैंने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। फिर मैंने आपको बताया कि ए एक्स होता है ए कॉस थीटा। इसका मतलब अगर मुझे ए पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा पता है, तो मैं ए एक्स निकाल सकता हूँ। बोलो निकाल सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. अगर मुझे ए पता है, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और थीटा पता है, थीटा क्या है, वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, अगर मुझे ये पता है तो मैं ए एक्स निकाल सकता हूँ, Yes, sir. Yes, फाइंड sir. कर सकता हूँ। Yes, sir. ठीक, और ए वाई भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा पता है, तो मैं ए एक्स भी फाइंड कर सकता हूँ, ए वाई भी फाइंड कर सकता हूँ, और उस वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर ए होता है ए एक्स प्लस ए वाई। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है और थीटा दे दिया, और बोलेगा कि राइट वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब आई और जे के फॉर्म में लिखना, आई जे के फॉर्म में लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। Yes, sir. लिख सकते हैं। है ना, वेक्टर ए, मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है और थीटा पता है, और बोलेगा राइट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब आई जे के फॉर्म में लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। Yes, sir. देखो, अगर मुझे ए पता है थीटा पता है तो मैं ए एक्स फाइंड कर सकता हूँ, मुझे ए पता है थीटा पता है तो मैं ए वाई फाइंड कर सकता हूँ, और मुझे पता है वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। या फिर वेक्टर ए को और क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए एक्स क्या है, ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, प्लस वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई है और डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। लेकिन ए एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ए कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा आई लिख सकता हूँ, Yes, sir. ए साइन थीटा जे लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा पता है, तो इस वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई और जे के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, मैं ए एक्स फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, ए कॉस थीटा करके, ए वाई फाइंड करूंगा ए साइन थीटा करके, और बस इसको लिख दूंगा। ए एक्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसलिए ए कॉस थीटा आई लिखूंगा, और ए वाई का डायरेक्शन वाई एक्सिस में, इसलिए ए साइन थीटा जे लिखूंगा। बोलो क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये जो वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ बेटा, है ना, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स कहलाता है। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड करना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाता है। बोलो समझ में आया। किसी भी वेक्टर Yes, के sir. एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए यहाँ तक लिख लिया बेटा, मिटा रहा हूँ फिर मैं। Yes, sir. देखो अब मान लो ऐसा है कि ये वेक्टर ए है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। और अब की बात मान लो, अब की बार वेक्टर ए मान लो इसके साथ थीटा बना रहा है, मान लो इसके साथ एंगल दिया है आपको, एंगल किसके साथ दिया है, वाई एक्सिस के साथ। हमको
वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, वो दिया है थीटा, मान लो अगर ऐसा दिया है, या चलो ये एंगल को अल्फा मान लो, कुछ और एंगल ले लो ना, क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी उसको दे दिया है। वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था वो थीटा था, अब मान लो ये है अल्फा। ठीक, तो चलो ए वाई और ए एक्स, अभी भी मैं वेक्टर ए को क्या लिखूंगा, ए एक्स प्लस ए वाई लिखूंगा कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes. वेक्टर ए को क्या लिखूंगा अभी भी, भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, कौन सा लॉ लग रहा है, पैरेललोग्राम लॉ से समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए जो है वो इन दोनों का सम है, ये क्लियर है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. अब वेक्टर ए को मैं और क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड है, मान लो ए एक्स, डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस, इसलिए आई कैप, प्लस वेक्टर ए वाई का डायरेक्शन वाई एक्सिस में, इसलिए क्या लिखूंगा ए वाई जे कैप। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, ए वाई और ये ए एक्स और ये ए बना सकता हूँ क्या, बोलो ऐसा भी लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. ए वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए, भाई इसको मैं उठा के ऊपर लगा दिया, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, और हमको मालूम है चाहे ए एक्स प्लस ए वाई करो या चाहे ए है ना, चाहे ए वाई प्लस ए एक्स करो या ए एक्स प्लस ए वाई करो, दोनों से रिजल्टेंट सेम मिलेगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बोलो ये सही लिखा हूँ, ये सही डायग्राम बना है। यस सर। सर। ये एंगल है अल्फा, फिर से ये एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस में, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। Yes, sir. यस सर। अब इसका ट्रेंगल वाला डायग्राम बनाते हैं, मतलब एरो हेड हटा देते हैं बेटा, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, बोलो क्लियर है। ये ए है, Yes, वेक्टर sir. ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए वाई, और ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स। चलो अब इस अल्फा के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। जिस एंगल को आप कंसीडर करते हो उसका फ्रंट साइड परपेंडिकुलर लोगे, तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर लूंगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब यहां से साइन अल्फा क्या होगा बेटा, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए एक्स है और हाइपोटेनियस ए है, बोलो क्लियर है ये। यस सर। Yes. साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए एक्स है, हाइपोटेनियस ए है, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा होगा कि नहीं, ए एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा होगा, यस सर। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा होगा कि नहीं, बोलो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा, बोलो होगा। यस सर। यस सर। चलो अब कॉस अल्फा लिखते हैं, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है ए वाई और हाइपोटेनियस कौन है ए, देयरफॉर ए वाई क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। यस सर। ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा होगा कि नहीं, यस यस सर। है ना। देखो अल्फा के लिए ये वाला साइड बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस अल्फा बेस, बेस कितना है बेटा ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस ए, तो कॉस अल्फा लिखूंगा ए वाई बाई ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। व्हाट इज ए एक्स, वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ए एक्स, एंड व्हाट इज ए वाई, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ए वाई, बोलो क्लियर है ये। यस सर। यस सर। तो फिर से वेक्टर ए को क्या लिखूंगा बेटा, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई या ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स मैंने फाइंड कर लिया, ए साइन अल्फा, डायरेक्शन ए एक्स का एक्स एक्सिस में इसलिए आई कैप, प्लस ए वाई जे, ए वाई मैंने फाइंड कर लिया ए कॉस अल्फा, डायरेक्शन जे क्या, बोलो ये भी सही है क्या,
ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए को। Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आप लोग। Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. अब अपन एक कंक्लूजन में आएंगे, है ना, तो वो आपको फिर थोड़ा सा इजी लगे। यहाँ तक हमने अभी थोड़ा सा एक बेस बनाया है, अब अपन कंक्लूजन में भी आएंगे। तो देखो फिर से, ये हो गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, अगर एंगल ये है बेटा, अगर एंगल एक्स एक्सिस से, तो फिर वेक्टर ए को अपन क्या लिखे थे, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, ऐसा लिखे थे क्या, बोलो। वेक्टर ए को Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ए कॉस थीटा, ठीक। और अगर मैं अल्फा की बात करूं, तो अल्फा के टर्म में क्या लिखे थे, वेक्टर ए का वाई एक्सिस से एंगल कितना था, अल्फा। Yes, sir. अल्फा वेक्टर ए को क्या लिखे थे, ए, बोलो क्या लिखे थे, Cos A sin alpha I cap plus ए साइन अल्फा आई प्लस ए कॉस A cos alpha J अल्फा cap. जी, बोलो ऐसा लिखे थे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर ए के बराबर है कि नहीं, दोनों से आंसर सेम आ रहा है भाई। ये चाहे ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, दोनों का आंसर तो सेम आएगा ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। अब आप लोग ऐसा इमेजिन करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। चलो, वेक्टर ए को पकड़ के यहाँ लेके जाओ एक्स एक्सिस में। अगर वेक्टर ए को एक्स एक्सिस में लेके जाओगे तो वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में मिलेगी, मतलब क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा। वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस में ए एक्स है, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि वेक्टर ए को मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट में, एक वेक्टर ए को पकड़ के ले गया कहाँ, एक्स एक्सिस में, और वेक्टर ए को पकड़ के ले गया वाई एक्सिस में। अब किसी भी एक एंगल के टर्म में ही बताओगे, या तो थीटा के टर्म में या तो अल्फा के टर्म में, तो अल्फा भी हटा दो। अभी हम सपोज करो थीटा के टर्म में वेक्टर ए की वैल्यू बताना चाह रहे, तो वेक्टर ए जिसको जब पकड़ के आप एक्स एक्सिस में लेके जाते हो, तो कौन सा एंगल दब रहा है, थीटा दब रहा है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो जो एंगल दबता है बेटा, किसी भी वेक्टर को अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सिस में ले जाते हो, तो उस दौरान जो एंगल दबता है उसके साथ कॉस लगाओगे। तो वेक्टर ए को आपने लेके गया एक्स एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या कहलाएगी, ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आप थीटा को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। तो जो एंगल को आप दबाते हो उसके साथ क्या लगाते हो, कॉस। समझ में आया क्या। Yes, sir. आप क्या लिखोगे थीटा के टर्म में, ए एक्स को क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा, और आपको मालूम है डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसलिए आई है। अच्छा, अब वेक्टर ए को अगर मैं वाई एक्सिस में लेके जा रहा हूं, तो वेक्टर ए थीटा से दूर जा रहा है कि नहीं। जब वेक्टर ए को मैं वाई sir. एक्सिस में लेके जाऊंगा तो मुझे वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट मिलेगा। जब वेक्टर ए ऐसा टर्न होते 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 यहाँ आ रहा है, तो ये थीटा को दबा रहा है कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। वेक्टर ए दूर दूर जा रहा है। अगर वेक्टर ए थीटा से दूर जाके ए वाई बनाएगा, तो ए वाई के साथ आप साइन थीटा यूज करोगे। जिस एंगल से दूर जाते हैं उसके साथ साइन थीटा, और जिस एंगल को दबाते हैं उसके साथ कॉस थीटा। वेक्टर ए थीटा को दबा के एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसलिए ए एक्स मिल रहा है, तो ए एक्स के साथ क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। और वेक्टर ए थीटा से दूर होके जा रहा है और ए वाई बना रहा है, तो ए वाई के साथ क्या आएगा, साइन थीटा। तो ए वाई को क्या लिखूंगा, ए साइन थीटा, और डायरेक्शन किस तरफ है, वाई एक्सिस में, इसलिए जे क्या। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया, तरीका बता रहा हूँ, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब थीटा को भूल जाओ। अगर मुझे इसको वेक्टर ए को अल्फा के टर्म में लिखना है, अल्फा तो इससे बन रहा है, ठीक। चलो, तो अब बताओ कि वेक्टर ए को जब मैं एक्स एक्सिस में लेके जा रहा हूं, तो अल्फा से ए अल्फा को दबा रहा है कि दूर जा रहा है, दूर दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। जिससे, है ना,
तो वेक्टर ए अल्फा से दूर जा रहा है और ए एक्स मिल रहा है, तो ए एक्स के साथ क्या आएगा, साइन अल्फा। साइन इसके साथ दूर जाते हैं, उसके साथ क्या लगाएंगे, साइन। क्लियर है? तो यहाँ पर ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा। बोलो क्लियर है क्या? और साइन अल्फा डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसलिए आई कैप। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब वेक्टर ए को जब मैं वाई एक्सिस में लेके जाऊंगा तब ए वाई मिलेगा। जब वेक्टर ए वाई एक्सिस में जा रहा है तो अल्फा दब रहा है कि अल्फा से दूर जा रहा है? दब रहा है। दब रहा है ना, अल्फा को प्रेस कर रहा है। अब जिस एंगल के साथ प्रेस होता है, जिस एंगल को प्रेस करके किसी पर्टिकुलर एक्सिस में जाता है तो वो एंगल के साथ कॉस लगता है। तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। डायरेक्शन कौन सा है, वाई एक्सिस, इसलिए जे क्या। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? यस सर। है ना? तो इस तरीके से आप शॉर्ट में, तो अगर मुझे थीटा के टर्म में वेक्टर ए लिखना है तो ऐसा लिखूंगा, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। और अल्फा के टर्म में लिखना है तो ए साइन अल्फा आई प्लस ए कॉस अल्फा जे। ऐसा करके मैं वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। वेक्टर फॉर्म में मतलब आई जे और के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो ये जो शॉर्ट वाला तरीका बताया ये समझ में आया क्या? यस समझ में आया तो हैंड्स अप करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सपोज करो एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फाइन। अच्छा, ये एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। ये दूसरा एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। फाइन फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of force. Second, write force in vector form. चलो बनाओ जल्दी से इसको। राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया है, और फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ठीक, दूसरा एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। तो ये फोर्स कैसी फोर्स है बेटा, वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल वेक्टर है? 2 dimensional. और ये कौन से प्लेन में लाई करेगी फोर्स, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी कि नहीं करेगी? यस इट इज लाई, इट विल लाई इन एक्स वाई प्लेन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। चलो बनाओ। तो बेटा देखो, अब ये एक टू डायमेंशनल फोर्स है ना, टू डायमेंशनल वेक्टर है। क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच से पास हो रहा है, इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो क्या मैं इस फोर्स को ऐसा लिखूंगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई। बोलो क्लियर है? ऐसा लिखूंगा कि नहीं? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स और एफ वाई, और कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। तो फोर्स जो है ये अपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का वेक्टर सम होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स आई कैप। मतलब एफ एक्स जो है, ये जो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। अब क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है इसलिए इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में, इसलिए मैंने आई कैप लिखा। और एफ एक्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए एफ एक्स क्या है, देखो फोर्स का एक्स कंपोनेंट अगर चाहिए तो फोर्स को लेके जाओ एक्स एक्सिस में, कौन सा एंगल दब रहा है, बोलो जल्दी से? 30 डिग्री। 30। तो जो एंगल प्रेस होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं कि नहीं? यस सर। तो एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एफ कॉस 30। ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसलिए आई क्या। बोलो सही है क्या? यस सर। Yes. है ना? इसकी वैल्यू अगर मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए तो मुझे इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। तो जब इसको मैं एक्स एक्सिस में ले जा रहा हूं तो 30 डिग्री प्रेस हो रहा है, जो एंगल दबता है उसके साथ कॉस लगाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, एफ एफ की वैल्यू कितनी दी है, 10। एफ मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10।
तो 10 cos 30 क्या होता है √3/2 आई कैप, या फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा 5√3 आई कैप। बोलो समझ में आया क्या, कैसे निकला ये? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या निकल गया फोर्स का एक्स कंपोनेंट। ये क्या निकल गया बेटा फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√3 और जिसका डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस। चलिए फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालते हैं, एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट। फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ वाई वेक्टर, क्या लिखूंगा एफ वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं फोर्स का वाई Yes, sir. कंपोनेंट। डायरेक्शन क्योंकि वाई एक्सिस में इसलिए जे कैप। ये एफ वेक्टर एफ वाई का मैग्नीट्यूड एफ वाई है और डायरेक्शन जे कैप है। तो किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं। एफ वाई को मैं और क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को लेके जाओ वाई एक्सिस में, कौन से एंगल से दूर जा रहे हो 30 से, कौन से एंगल Yes, से sir. दूर जा रहे हो Yes, बेटा sir. 30 से। Yes, sir. तो जिससे दूर जाते हैं उसके क्या लगाते हैं साइन लगाते हैं। Sin theta. Yes. एफ वाई क्या लिखूंगा एफ साइन 30 जी के। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ Yes, से yes, एफ sir. वाई हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है 10 साइन 30 1/2 जे, 10/2 मतलब 5 जे। तो मुझे क्या मिल गया फोर्स का वाई कंपोनेंट मिल गया 5 जे। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. ये क्या है fx and fy are rectangular components of force. This is x component and this is y component. तो मैंने पहला आंसर सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर दिया। अब दूसरा क्या लिखना है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड पार्ट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, fx प्लस fy। fx कितना है 5√3i प्लस fy कितना है बेटा 5j। तो ये मैंने लिख दिया फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से इस Yes, फोर्स sir. को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 5√3i प्लस 5j। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, अच्छा sir. इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए बोलो? 10 Newton. 10। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 दिया ना बेटा, तो चेक कर लो इसका मैग्नीट्यूड 10 आएगा। कैसे निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते, अंडर रूट ऑफ Under root of 5√3 का 5 स्क्वायर, root 3 square plus 5 तो square. 25 into 3 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 75 प्लस 25 100, 100 का रूट 10। आगे की नहीं? Yes. 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 Yes, sir. हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि भाई जो भी निकाला है वो सही भी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये आएगा। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इस तरह से जब भी कोई वेक्टर किसी सर्टेन एक्सिस से कुछ एंगल बनाता होता है तो हम उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं इस तरीके से। इस वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट, या बोलो वाई और जेड कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, या बोलो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकते हो, और उस वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो आ रहा क्या आंसर 5√3i प्लस 5j। अच्छा मिटा दूं क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एंगल और छुपा हुआ है जिसके टर्म में भी निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। बोलो कौन सा एंगल छुपा हुआ है? Alpha. 60 degree. Alpha. 60। वेरी गुड 60 बेटा, अल्फा। हाँ ठीक है, इसको अपन थीटा से डिनोट किए थे। ये अपने आप, क्योंकि ये पूरा 90 है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है, ये 90 है, थीटा हटा दो, ये क्या कितना होगा 60 होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम 60 डिग्री के भी टर्म में निकाल सकते हैं आंसर। ये एंगल छुपा हुआ है 60 डिग्री। अगर आपको ऐसा दिया होगा तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि फोर्स तो वही है। तो अगर आपको अल्फा के टर्म में निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। फिर से फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई। भाई अगर यहाँ मैंने 30 लिख दिया और यहाँ 60 नहीं दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ 60 नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं 60? Yes, मैंने sir. डायग्राम में नहीं होगा दिखाया सर। मतलब 60 होगा ना। तो मैं 30 के भी टर्म में निकाल सकता हूँ, 60 के भी टर्म में निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? चलो मैं 30 के टर्म में ना निकाल के 60 के टर्म में निकाल दे रहा हूँ, आंसर तो वही आएगा ना बेटा। तो अब एफ एक्स क्या होगा बोलो?
एफ एक्स। अब कौन से एंगल की बात करें हम? 60 cos theta। हाँ नहीं, अब फोर्स को हम एक्स, भाई एफ एक्स कब मिलेगा? जब फोर्स को कहाँ लेके जाओगे? एक्स एक्सिस में। तो अब एक्स एक्सिस में लेके जा रहे हो तो 60 से दूर जा रहे हो कि 60 को दबा रहे हो? फोर्स को दूर जा जब रहे आप हाँ 60 से दूर जा रहे हैं तो जिससे दूर जाते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। तो उसको क्या लिखूंगा Sin। मैं? एफ साइन 60, डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस, इसलिए आई क्या? बोलो सही है क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब हम 60 के टर्म में निकाल रहे हैं, हमारे को है ना 30 डिग्री के टर्म में हमने निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में। अब हम 60 के टर्म में निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा क्योंकि फोर्स तो वही है ना। एफ एक्स क्या होगा 60 के टर्म में? देखो फोर्स को मैं लेके जा रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो 60 से दूर जा रहा हूँ तो इसलिए उसके साथ क्या लगाऊंगा? साइन लगाऊंगा। ये क्लियर है? एफ साइन 60। अब इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में इसलिए आई कैप। एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा? देखो एफ साइन 60, एफ कितना है बेटा? 10, साइन 60 √3/2 आई कैप, या फिर 5√3 आई कैप। बोलो सही है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक। यस सर। अब एफ वाई देखो, एफ वाई फाइंड करना है, मतलब फोर्स को लेके जाऊंगा वाई एक्सिस में, कौन सा एंगल दब रहा है? 60 दब रहा है कि नहीं? 60। अब Yes, 60 sir. के टर्म में अभी हम 60 का ध्यान रखने, भाई 30 से दूर जा रहे हैं लेकिन अभी हम 30 के टर्म में नहीं निकाल रहे, अभी हम 60 के टर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए 60 पे फोकस करो। तो जब यहां से ये जाएगा तो 60 दब रहा है कि 60 से दूर जा रहे हैं? दब रहे हैं ना? 60 दब क्या रहा है। लिखेंगे? Yes, sir. Zabra. एफ कॉस 60, क्या लिखेंगे? एफ कॉस 60 जे कैप। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ Yes, कितना है? sir. 10 कॉस 60 1/2 जे कैप। एफ वाई कितना आ गया? 5 जे कैप। तो फिर से बेटा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वही आया, चेक कर लो। तो चाहो तो आप है ना 60 के टर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, चाहो तो आप 30 के टर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर तो वही आएगा। तो फोर्स Yes, को sir. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स कितना है? 5√3i प्लस 5j, ये आ जाएगा फोर्स। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कई बार में क्वेश्चन में बेटा एंगल वाई एक्सिस से दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, आपको ऐसा नहीं रटना है कि ये हमेशा कॉस थीटा ही होगा, ये नहीं रटना है आपको, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉस थीटा कब होगा? जब आप थीटा को दबाओगे। आ रहा है ना समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. रटना नहीं है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा कॉस थीटा आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा साइन थीटा आएगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो। आप वर्टिकल से एंगल कंसीडर कर रहे हो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कंसीडर कर रहे हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो वो दब रहा है या उससे दूर जाया जा रहा है। अगर वो एंगल दब रहा है तो कॉस थीटा लगा दोगे, अगर उससे दूर जाया जा रहा है तो साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दी आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री, या चलो ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। चलो बताओ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालो जल्दी से। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिया और ये उसका डायरेक्शन है। वेलोसिटी वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 30, और एक्स से कितना बना रही है? ऑब्वियसली 60 बनाएगी, है ना। तो आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। चलो बनाओ। जल्दी से बनाएंगे बेटा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा? फटाफट। फाइव बाई टू आई कैप प्लस 5√3/2j। 5/2√3 जेक है, गुड। ये आ गया आयुष पाठक का। Yes, sir. Same answer. बता रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, एग्री कर रहे हैं सब?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट को मैं vx लिख रहा हूँ, vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट। चलो क्या होगा देखो, इसको इसका x कंपोनेंट मुझे चाहिए, तो मैं इसको लेके जाऊंगा x एक्सिस में। कौन से 30 डिग्री से दूर जा रहे हैं कि उसको दबा रहे हैं? दूर जा रहा है। दूर जा रहे हैं। उसके साथ साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा v sin 30 और डायरेक्शन x एक्सिस में, इसलिए i कैप। बोलो क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा vx, आ जाएगा v मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, sin 30 मतलब 1/2 i, क्या आ जाएगा बेटा 5/2 i कैप। तो ये आ गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट, कितना आया 5/2 i। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये आ गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट। बेटा कंपोनेंट हमेशा वेक्टर फॉर्म में रहेगा, कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा वेक्टर होता है। तो कंपोनेंट बोले तो ये पूरा बताओगे, लेकिन अगर बोले कि वेलोसिटी के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ तो वो कितना होगा 5/2 होगा कि नहीं? वेलोसिटी के Yes, sir. Yes, x sir. कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा 5/2, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है? चलो अब वी वाई देखेंगे, मतलब इसका y कंपोनेंट। y कंपोनेंट चाहिए तो पहले इसको y एक्सिस में लेके जाओ। y एक्सिस में लेके जाओगे, कौन सा एंगल दब रहा है? 30 दब रहा है, Yes, 30 sir. प्रेस हो रहा है, तो 30 के Yes, साथ sir. क्या लगाएंगे cos, तो v cos 30, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इसलिए j कैप। तो क्या आ जाएगा बेटा वी वाई, v कितना है आपको, v का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, cos 30 √3/2 j कैप। तो ये क्या हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? 5/2 √3 j कैप, ये हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो इस तरह से हम वेलोसिटी का x एंड y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेलोसिटी को हम कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है, तो इट विल बी vx प्लस vy। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू vx कितना दिया है बेटा 5/2 i प्लस 5√3/2 j। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो बेटा, ये दोनों क्या है, वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछेगा तो आप ये दोनों बताओ, और अगर पूछेगा वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिखोगे। बोलो समझ में आ रहा है डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए यहाँ तक। है ना? जैसे ये वेक्टर ए है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा ax या फिर a cos थीटा i, और ये होगा ay या फिर a sin थीटा j। बोलो ठीक है? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ है ये, है ना? अगर मैं इसको Yes, sir. ट्रायंगल लॉ से, अगर मैं ट्रायंगल लॉ से लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा ax प्लस ay इज इक्वल टू वेक्टर ए। बोलो क्लियर है? ऐसा लिख सकता हूँ, ये एंगल है थीटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्योंकि ये ax है और ये ay है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको ट्रायंगल फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब हेड हटा दूं, तो कैसा लिखूंगा? ये हो गया वेक्टर ए के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ax, वेक्टर ए के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ay, और ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगर मान लो अपने को ax पता है और ay पता है और थीटा नहीं पता, थीटा अननोन है, तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू ay/ax लिख सकता हूँ क्या? बोलो इस ट्रायंगल में Yes, tan sir. थीटा, ये थीटा sir. परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। Yes, तो अगर मुझे वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है और x कंपोनेंट मालूम है, तो मैं
थीटा निकाल सकता हूँ। व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। निकाल सकता हूँ, बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अगर मुझे, लेकिन इसका बेसिस ये ध्यान रखना बेटा कि ये वेक्टर ए है, ये ए एक्स है, ये वाई है। थीटा किससे एंगल बन रहा है वेक्टर ए का? थीटा किससे बन रहा है? एक्स एक्सिस से। तो थीटा अगर एक्स एक्सिस से है तो टेन थीटा होगा ए वाई बाय ए एक्स। अगर मुझे ए वाई पता है, मतलब वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता है और वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? पहले यहां तक लिख लो नोट करके। यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट या इसकी जरूरत नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है ना। ऐसा कोई लिखने के लिए नहीं आएगा ये, इसलिए इसको अपने हिसाब से आप लोग लिखेंगे। सर इसको एक बार और बताइए ना। मान लो आपको वेक्टर ए की वैल्यू ये दी है, अब अपन उल्टा चल रहे हैं। मान लो आपको वेक्टर ए की वैल्यू ये दी है और बोलेगा कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, जिसको हम किससे डिनोट करें? थीटा से। थीटा कौन सा एंगल था अपने क्वेश्चन में? एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस था कि नहीं, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अब अपन उल्टा चलते हैं। हमको मालूम है आंसर 30 आएगा, लेकिन हम उसी को प्रूफ कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में मान लो ऐसा दिया रहता कि आपको क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया रहता 5/2i प्लस 5√3/2j और बोलता व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। अगर ऐसा बोलता, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते? देखो, मुझे मालूम है कि ये वेक्टर ए का ये एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है? y कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? तो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाता बेटा? कोई भी वेक्टर अपने x और y कंपोनेंट के वेक्टर सम से मिलके बनता है। ये वेक्टर ए का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। वेक्टर ए का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे तो वेक्टर ए मिलेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि नहीं, ट्रायंगल लॉ से जरूर ये ax होगा, जरूर ये ay होगा और जरूर ये वेक्टर ए होगा। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा बनाऊंगा डायग्राम। वेक्टर ए Yes, एक्स और yes, ए वाई का sir. सम है ना बेटा, ट्रायंगल लॉ तो ऐसे ही बनाएंगे। ये दोनों जुड़ रहे हैं Yes, और ये sir. रिजल्टेंट है, तो इसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक्स प्लस ए वाई ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये थर्ड साइड जो है उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। इन दोनों का ये रिजल्टेंट है कि नहीं? ये Yes, दोनों sir. जुड़ रहे हैं और ये Yes, मिल sir. रहा है, मतलब ये रिजल्टेंट है ना इन दोनों का। तो अपन ट्रायंगल Yes, लॉ से sir. बना रहे हैं एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए। मान लो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस Yes, में। sir. अब इसको Yes. ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इसका। तो ट्रायंगल बनाने से क्या होता है कि हम वैल्यूज को मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? एक्स, ये क्या होगा? ए वाई, और ये क्या होगा? वेक्टर ए। तो गया थीटा। अब मुझे मालूम है कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए वाई है और बेस ए एक्स है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक, Yes, अब sir. चलो Yeah. ए वाई क्या है? ए वाई मतलब वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? 5√3/2. है ना बेटा? यहाँ से देखो ए वाई क्या है, ए एक्स क्या है, 5/2 दिख रहा है। ए एक्स मतलब वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 5/2 है कि नहीं? बोलो एक्स। Yes, Yes, sir. यस सर। और ए वाई क्या है? वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज 5√3/2 है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से ए वाई लिखूंगा क्या? 5√3/2 अपॉन ए एक्स क्या लिखूंगा? 5/2। 5 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, बचा क्या? √3। tan थीटा आया √3। बोलो आया? क्लियर है? कैसे कैंसिल किया Yes, sir. समझ में आया क्या बेटा? बोलो Yes. कैसे कैंसिल Yes, किया sir. ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आएगा? देखो tan थीटा आया √3, तो थीटा कितना होगा?
टेन थीटा अगर √3 तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना, 30 होगा ना बेटा, क्योंकि टेन 30 √3 होता है। बोलो क्लियर है क्या? सर 1060 रूट थ्री सर होता है। 1030 सॉरी √3 एक मिनट 1060 एक मिनट, √3 गड़बड़ गड़बड़ सर, गड़बड़ हो Yes, गई। थीटा की वैल्यू 60 है पिछले वाले क्वेश्चन। रूट टेन थीटा √3 सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा अगर √3 होगा तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? yes, sir. और पिछले क्वेश्चन में आंसर में भी थीटा 60 था। Yes, sir. थीटा मतलब कौन सा एंगल है? वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो कितना है? 60 है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. वो 60 है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में शायद मैं जो एंगल बता रहा था वाई से बता रहा अल्फा था। वो अल्फा दिया था वाई से। आपने। हाँ, Yes, तो sir. वो क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? हमको क्या निकालना है? एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, मतलब थीटा निकालना। तो देखो पिछले क्वेश्चन में ये 30 था, ऑब्वियसली ये 60 नहीं होगा। Yes, और हम sir. निकाल भी यही रहे, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो निकालना है। वो कितना आ गया? 60 डिग्री। कैसे आया, समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ये समझना है आपको रटना नहीं कि सर थीटा एक्स से ही होगा क्या, यार थीटा वाई से भी हो सकता है। देखो अगर ये डायग्राम वही वाला फॉलो हो रहा है, ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। मान लो ये एंगल थीटा है, अगर आपको ये थीटा चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला एंगल निकाल लो, फिर इसको निकालने के लिए 90 माइनस थीटा कर दो। ये भी तो ऐसे भी तो आ सकता है ना भाई। आपको यस सर। एक Yes, तरीका तो ये है कि भाई आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, कितना आया आपका आंसर? 60 डिग्री आया कि नहीं? yes, क्योंकि sir. टेन थीटा आया था √3। मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। तो वाई के साथ कितना बनाएगा? 30. 30 नहीं बनाएगा? 30। ओवरऑल वाई और एक्स के बीच का एंगल 90 हो गया। 90 में से वेक्टर ए एक्स के साथ अगर 60 बना लिया तो वाई के साथ 30 नहीं बनाएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो Sir, मान लो doubt. क्वेश्चन में, हाँ बेटा बोलो। सर आपने टेन थीटा के बाद जो कैंसिलेशन किया है वो देखो है ना, फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि वेक्टर ए दिया आपको 5/2i प्लस 5√3/2j, बोल रहा है फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। ठीक, या चलो अब इसको अपन ऐसा करते हैं, फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा एक स्टेप और लेके जाते। क्लियर है ये? ठीक, अब चलो पहले एक्स एक्सिस के साथ देखो, कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट का वेक्टर सम होता है। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई। ये सही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है। तो ये हो गया वेक्टर ए एक्स, ये हो गया वेक्टर ए वाई। इन दोनों का सम करूंगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? वेक्टर ए। ये हो गया वेक्टर ए। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ax कौन से एक्सिस में? बोलो ax कौन से एक्सिस में? X axis. x एक्सिस में। अच्छा, वेक्टर a मान लो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, या बोलो वेक्टर a ax के साथ थीटा बनाएगा और ax कौन से एक्सिस में? x एक्सिस में है। इसका मतलब वेक्टर a x एक्सिस के साथ भी थीटा ही बनाएगा, क्योंकि ax कौन सी एक्सिस में? x एक्सिस में। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर a और ax के बीच का एंगल थीटा दिख रहा है, लेकिन ax कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है? x एक्सिस में लाई कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो जो एंगल वेक्टर a और ax के बीच में होगा वही एंगल वेक्टर a और x एक्सिस के बीच में नहीं होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक, तो यहां से क्या होगा?
अब इसको मैं अगर ट्रायंगल फॉर्म में बनाऊं बेटा, इसको मैं ट्रायंगल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? देखो ये थीटा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये ए वाई और ये ए एक्स। बोलो ये क्लियर है? और ये हो गया Yes, sir. 90 डिग्री। मतलब इसको अब मैं ट्रायंगल फॉर्म में, मतलब एरो हेड हटा रहा हूँ, मतलब चीजों को मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये वाला साइड बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हमको मालूम है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए वाई और बेस क्या है? ए एक्स। इसका मतलब ए वाई बाय ए एक्स टेन थीटा के बराबर है। तो अगर मैं ए वाई बाय ए एक्स फाइंड कर लिया तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। और अगर मुझे टेन थीटा मिल गया तो थीटा नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सीधा सीधा ए वाई बाय ए एक्स करो, और यहाँ से मुझे ए वाई और ए एक्स की वैल्यू दिख रही है। ये क्या है? ए वाई है कि नहीं? ये बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर ए का वाई कॉम्पोनेंट, और ये क्या है? वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड। ये ए एक्स है और ये वेक्टर ए के वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है ए वाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ए वाई कितना हो गया बेटा? 5√3/2 डिवाइडेड बाय ए एक्स। ए एक्स क्या है? 5/2। तो 5/2 बेटा, ये यहाँ तक समझ में आया क्या? जो पूछा था, जिसने डाउट Yes, किया sir. उसको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. भूमि ने पूछा था, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये टू कैंसिल, ये 5 कैंसिल। तो टेन थीटा क्या मिल गया? √3। बोलो क्लियर है? तो अगर टेन थीटा √3 होता है तो थीटा 60 होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। कितना मिल गया? 60 डिग्री। ये हमने पहला फॉल सॉल्व कर लिया कि हमने फाइंड कर लिया क्या? एंगल मेड बाय Vector A with X. विथ एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes. ठीक। तो अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 60 बना रहा है तो वाई से कितना बनाएगा? 30 बनाएगा कि नहीं? Degree. Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। तो इधर ये एक्स एक्सिस होगा तो ये वाई एक्सिस होगा। दिस वेक्टर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है तो वाई के साथ कितना बनाएगा बेटा? 90 30 माइनस 60 बनाएगा कि नहीं? 30 बनाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका आंसर, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस कितना आएगा? 30 डिग्री। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। अब लास्ट पार्ट, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस कितना होगा? 0 degree. 0. बेटा 90 होगा ना। जेड एक्सिस तो यहाँ है और वेक्टर ए इस प्लेन में है, और इस प्लेन के एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये yes, एक्स sir. वाई प्लेन है, इसका मतलब जेड एक्सिस जो है ये एक्स से भी परपेंडिकुलर है, ए से भी परपेंडिकुलर है और वाई से भी परपेंडिकुलर है। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस? 90 डिग्री होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसको आप ऐसा समझो कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जेड एक्सिस होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जेड एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? एक्स वाई प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और वेक्टर ए कहाँ लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसका मतलब Yes, जेड sir. एक्सिस वेक्टर ए से भी 90 डिग्री बनाएगा। तो आंसर थर्ड क्या होगा? एंगल मेड बाय 90 degree. जेड एक्सिस। 90 डिग्री। एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो।
हो गया, मिटा दूं? हो गया यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक तरीका तो ये था बेटा कि हमको वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60, तो वाई के साथ 30 बनाएगा। ये हम क्लियर कर सकते हैं। मतलब पहले आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करो, एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है तो वाई के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस 60 मतलब 30। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली। तो पहले अगर आप वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल कितना एंगल बना रहा है, आप वाई एक्सिस के साथ वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है ये भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। वाई के साथ अगर 30 बनाएगा तो फिर एक्स के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस 60, 90 माइनस 30 कितना बनाएगा, 60 बनाएगा कि नहीं? Yes, sir. जैसे पहले यहाँ पर आपने वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्टली निकाला, 60 बनाया। कैसे निकाला, ये करके ए वाई बाई एक्स करके। फिर उसके बाद आपने 90 माइनस 60 कर दिया तो 30 आ गया। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले आप कुछ इस तरह का कुछ करके 30 निकाल सकते हो, फिर 90 माइनस 30 करके ये निकाल सकते हो। दूसरा भी करके देखें अपन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो चलो मिटा रहा हूं इसको, देखिएगा फिर से। ये है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, ये है वेक्टर ए। ठीक, ये एंगल था थीटा और ये एंगल है मान लो अल्फा। डायरेक्टली अगर आपको अल्फा निकालना है, दैट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको डायरेक्टली अगर अल्फा निकालना है तो मैं इसको ट्रायंगल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये इधर हो गया ए वाई और ये इधर हो गया ए एक्स। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. इससे भी ए मिल Yes, जाएगा। sir. ये हो गया अल्फा। आप एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें अल्फा इंक्लूड हो, थीटा वाले को हटा दो। बोलो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ए वाई प्लस ए एक्स भी तो ए है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ए एक्स को पैरेलली उठा के यहाँ लगा दिया, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ट्रायंगल लॉ से। ए वाई प्लस ए एक्स ये भी वेक्टर है, और वेक्टर ए वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। बोलो ये समझ में आया क्या सबको, क्लियर है? Yes, ये वाला sir. डायग्राम। Yes, sir. तो यहाँ से अब अगर मैं इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। देखो ये अल्फा, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? ये इसको मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया Yes, sir. और ये हो गया 90 डिग्री। अब अल्फा के सामने वाला एंगल, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बोलो क्लियर है? जिस एंगल की Yes, हम बात sir. Yes, sir. सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो चलो अब फिर से, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan Yes, अल्फा sir. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब की बार क्या होगा, ax बाई ए वाई हो जाएगा कि नहीं? बोलो, देखिए अब परपेंडिकुलर ax है और बेस ए वाई है। बोलो क्लियर है? ये Yes, sir. ax कितना है बोलो, यहाँ के अकॉर्डिंग ax कितना है, 5/2 है कि नहीं ax, Yes, sir. और ए वाई कितना है, 5√3/2 है। Yes, sir. बेटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं एंगल अल्फा कंसीडर करूं, अल्फा को लेके अगर सॉल्व करना चाहूं, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहूं, तो ये डायग्राम आपको हजम हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मेरे को ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हजम हो रहा है तो भाई इसका ट्रायंगल वाला डायग्राम भी तो हजम होना चाहिए। ट्रायंगल वाला मतलब मैं एरो ही तो हटाया हूँ, ये सीधा ट्रायंगल बना। ये क्या होगा, ये क्या है, वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद वाई एक्सिस। अब भाई अभी हमारा टास्क क्या है कि डायरेक्टली हमको अल्फा निकालना है, तो मैं डायरेक्टली अल्फा निकालना सिखा रहा हूँ। तो अब अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बोलो ये सही है? ये ए एक्स परपेंडिकुलर होगा और Yes, ए वाई sir. बेस होगा कि नहीं?
Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो हम tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ax by ay लिख सकते हैं। Yes, sir. अब ax Yes, क्या है? sir. वेक्टर a के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये ax है 5/2, इसलिए मैं 5/2 लिखा, अपॉन ay क्या है? वेक्टर a के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 5√3/2, तो अपॉन में 5√3/2, क्या क्या कैंसल, 2 कैंसल, 5 कैंसल, क्या बचा? 1/√3 बचा कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो tan अल्फा आ गया 1/√3, मतलब अल्फा कितना आएगा? 30 degree. 30 डिग्री आएगा ये, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो tan अल्फा अगर 1/√3 तो अल्फा 30 डिग्री होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हम डायरेक्ट जो है एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं। हमेशा ए वाई बाई एक्स को रटना मत, डायग्राम बनाना सीख जाओ। डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कब ए वाई बाई एक्स करना है और कब ए एक्स बाई ए वाई करना है। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से आप डायरेक्टली एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस निकालिए। कितना आ गया? 30 डिग्री। तो अपने आप एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? Yes, अगर sir. अल्फा 30 है Yes, तो sir. अपने आप जो है थीटा 60 आ जाएगा। दैट इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स वाई एक्सिस अगर 30 है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस 60 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अगर ए वाई और ए एक्स पता है तो वेक्टर जो है एक्स और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. देखो, अगर आपको ऐसा दिया है, ये वेक्टर ए है, ये अल्फा है, सॉरी ये थीटा ले लो और ये ले लो अल्फा, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए वाई। तो अगर आपको टेन थीटा, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा हो जाएगा ए वाई बाई ए, और अगर आपको डायरेक्टली अल्फा फाइंड करना है तो टेन अल्फा हो जाएगा ए एक्स बाई ए वाई। बोलो, क्लियर है क्या? टेन थीटा हो Yes, जाएगा sir. ए वाई Yes, बाई एक्स और टेन अल्फा हो जाएगा Yes, sir. ए एक्स बाई ए वाई, है ना? तो ये दोनों को नोट कर लो और अपने आप ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बोलो, क्लियर है? इसका ट्रायंगल वाला डायग्राम sir. आप लोग बना सकते हो ना? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप